डियर स्टूडेंट्स, आज एक अच्छा सा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस एक्चुअली सी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर कुछ भी करा जाता है तो वो फंक्शंस के थ्रू किया जाता है। आज तक हमने इतने सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इटरेशन थ्रू लूप, मतलब इस टाइप के ब्रेक, कंटिन्यू, तरह तरह के टॉपिक्स पढ़े। बट वो अपनी जगह पे हमें बेस क्लियर करने के लिए होते थे, लेकिन इसका ना हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं या कोई भी प्रोग्राम बनाएं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके बारे में पहले बात करते हैं, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को देखो, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सी में अगर देखें तो हम फंक्शंस कहते हैं, और विजुअल बेसिक में इसी का नाम रखा गया था प्रोसीजर, और जावा में अगर आएंगे तो हम इसका नाम लेंगे मेथड। तो अलग अलग लैंग्वेज में हालांकि इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं, वो अलग बात है, बट होते सारे फंक्शंस क्या हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो फंक्शंस आर द सब प्रोग्राम्स दैट आर मेड फॉर, मैं कुछ 3 लाइन बोलूंगा, वो आपको समझ में आएंगी। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक रियल लाइफ में अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक हैवी वेट है, मान लो 100 केजी का वेट है, और उसको कहा जाए कि एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाया जाए, तो ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो वेट ना तो टूट सकता है और ना उसको पार्टीशन किया जा सकता है, मेरा मतलब। तो हम उसको ले जाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। होता क्या है, उसकी जगह अगर कोई ऐसा पार्ट जो टूटा जा सके, जैसे कि मैंने कहा 100 केजी ऑफ व्हीट्स रखे हुए हैं, 100 किलो का एक बोरी रखी हुई है जो आपको दूसरे कमरे में पहुंचानी है, तो क्या करेंगे, हर एक आदमी कह देगा ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचा देगा वो ऐसे पहुंचा देगा जैसे जिसकी कैपेसिटी, सपोज करो किसी की कैपेसिटी 5 केजी की है, तो 5 केजी के 20 टाइम्स में ले जाके उसको दूसरे कमरे में पहुंचा देगा। तो ये काम क्या हुआ कि हमने ना उसको ब्रेक किया, अपने 100 केजी वीट्स को तोड़े, और तोड़ने के बाद में उसको आसान किया, और आसान करके लास्ट में क्या करा, दूसरे कमरे में पहुंचा दिए। जब वो पहुंच जाते हैं तो कोई भी ये नहीं कहता मैंने 5-5 किलो उठाए, वो क्या कहता है, आई हैव लिफ्टेड 100 केजी ऑफ व्हीट्स। इसका मतलब यह हुआ कि वो काम जब पूरा हो जाता है तो कह दिया जाता है वर्क हैज बीन डन। यानी कि कहने का मतलब है, जब हमारा कोई भी प्रोग्राम एक साइज बढ़ने लगेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको ना ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वही हमारे सब प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और इन सब प्रोग्राम्स का नाम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रखा गया है। जैसे किसी में फंक्शन है, किसी में मेथड है, किसी में प्रोसीजर है, सब रूटीन है किसी में, इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब यह, फंक्शन हुए वो जो आसान करते हैं हमारे प्रोग्राम को। सपोज करो मेरा प्रोग्राम 25,000 लाइन में पहुंच गया है, और मैं कहने लगा कि इसमें यहां देखो तो 5,000वीं लाइन पे जाके देखो, तो मुझे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सपोज मेरा प्रोग्राम 25,000 लाइन यानी कि 25,000 लाइन्स का हो गया है, और फिर क्या होगा कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब जब मुझे 5वीं हजार लाइन पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि किसी लाइन पे कोई प्रॉब्लम है, ब्रेकिंग है, एरर है, उसको ढूंढने के बजाय क्यों ना उसको पार्ट्स में बनाएं, और जिस पार्ट पे प्रॉब्लम हो उस पार्ट पे जाके देखें। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि प्रोग्राम को अगर कहें आसान करना है तो हम बना देते हैं फंक्शंस। तो सीधी सी बात है, फंक्शन का जो यूज है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि आसान करने के लिए। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो फंक्शंस आर मेड फॉर, देखो फंक्शंस आर द सब प्रोग्राम्स दैट आर मेड फॉर। मैं 3 लाइनें बोलूंगा। पहली लाइन होगी मेकिंग द प्रोग्राम इजियर, जो मैंने अभी आपको पूरी बात समझाई। मेकिंग द प्रोग्राम इजियर तो हो गया, प्रोग्राम को आसान बना देता है। दूसरी बात, मेड फॉर डिबगिंग द प्रोग्राम इजीली। डिबगिंग मतलब प्रोग्राम को, एरर को रिमूव करना, एरर्स रिमूव करना आसान हो जाता है। सोचो 5 लाइन के प्रोग्राम में अगर 5 एरर्स आ जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे करें। तो ये भी एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है। तो अगर 5,000 लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे करोगे, फिर तो तुम ढूंढते रह जाओगे, पहले तो ढूंढोगे फिर तुम निकालोगे। क्यों ना एक काम करें, 5,000 लाइन्स को हम ब्रेक करें, किन में, फंक्शंस में। मान लो 300 लाइन का कोई फंक्शन है, और 300 लाइन के फंक्शन में कोई एरर है, तो हम 5,000 लाइन थोड़ी पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे जाके 300 लाइन्स वाले फंक्शंस पे अटैक करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह, डिबग करना आसान हो जाता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, रीयूजेबिलिटी, टू मेक द कोड रीयूजेबल।
मींस अगर मैं किसी प्रोग्राम में अगर एक पार्ट को बना के एक साइड में डाल दूं और वो प्रोग्राम के पार्ट को मैं बार बार यूज करना चाहूं तो आसानी से कर पाऊंगा, मुझे बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये अल्टीमेटली एक और फायदा है, यानी कि रीयूजेबिलिटी को अगर आप देखो, अब तक आपने कई हजार बार क्या यूज किया, प्रिंटफ फंक्शन यूज किया। प्रिंटफ एक बना बनाया रेडीमेड फंक्शन है जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। हालांकि मैंने जब अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड फंक्शन पढ़ाए थे उस समय पे इस बात को रखा था कि लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन अब तक ये सोचते रहे आप लोग कि पता ना क्या होगा, तो लाइब्रेरी फंक्शन और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो फंक्शन से आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है ना फंक्शन वाली, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। देखना अब होता क्या है कि मैंने अभी बोला रीयूजेबिलिटी, तो प्रिंटफ की बात जब की थी तो प्रिंटफ क्या करता है, एक बार बनाया हुआ कोड है जिसको आज हम यूज करते हैं, सिर्फ एक प्रिंटफ लिखते हैं, ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं वो क्या होता है कि वो जो होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो स्क्रीन पे छापना कोई प्रिंटफ का इतना सा का काम नहीं था, वो एक प्रिंटफ के बने हुए कोड का काम था। तो वो जो कोड है हम रीयूजेबल मतलब बार बार यूज कर लेते हैं। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ द फंक्शंस। तो मैंने आपको 3 यूज बताए फंक्शन के, क्यों बनाया जाता है। अब आते हैं फंक्शंस होते कितने तरह के हैं। तो हम ना सबसे पहले 2 कैटेगरीज बनाएंगे, एक तो बनाएंगे लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्या फंक्शंस 2 कैटेगरी में बांटे, एक लेफ्ट में लिखा है लाइब्रेरी फंक्शन और राइट में लिखा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये दोनों क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस है दैट वर मेड बाय द डेवलपर्स ऑफ सी एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी। जब सी बनाई गई होगी तभी बना के उन्होंने छोड़ दिए, और क्या किया, उनको ना एक जगह रखा, संभाल के रखा। ऐसे समझो जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी जाती हैं, तो ऐसे थोड़ी फैला के रख देते हैं। क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी में कंप्यूटर की जो डेटाबेस की किताबें वो एक अलमीरा के एक रैक में रखी होती हैं। दूसरी रैक में हम क्या रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की किताबें। तीसरी रैक में क्या रखते हैं, हम कंप्यूटर फंडामेंटल की किताब, अलग अलग, जिससे कि स्टूडेंट को ढूंढने में बहुत आसानी रहे। वो जिस रैक में जाता है उसकी किताब पिक करके ले आता है। बिल्कुल वैसी लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस रखे गए, ऑल फंक्शंस आर कैप्ट इन द हेडर फाइल्स। वहां छोटी छोटी अलमारियां बना दी गई हैं, यूं समझो कि हेडर फाइल्स बना दी गई हैं। उन हेडर फाइल्स में अपने फंक्शंस रख दिए हैं। सपोज करो मुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन चाहिए, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ। तो ये दोनों कहां मिलते हैं, stdio.h के अंदर, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल के अंदर वो मेरे फंक्शंस मिलते हैं। मैं क्या करता हूं, इंक्लूड करता हूं, मैंने सिखाया था आपको, और प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज करना शुरू कर दिया। तो लाइब्रेरी फंक्शंस वो हैं जिन्हें बनाया जा चुका है और हम रेडीमेडली उन्हें यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद में वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, मींस हेडर फाइल में हमेशा परमानेंटली रहते हैं। अब आती है बात यूजर डिफाइंड की। एक बात सोचो, लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी होती हैं, आर दे सफिशिएंट फॉर यू? नेवर। मतलब आप कहते हो कि मेरे को 10 किताबें वहां से मिल गई, अभी मुझे एक और किताब की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, बुक सेलर के पास जाते हैं और एक नई किताब खरीदते हैं। खरीदने के बाद लाइब्रेरी थोड़ी रख के आते हैं, उसको कहां रखते हैं, अपनी बुक शेल्फ में। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर वो अपनी बुक शेल्फ में रखते हो तो वो तुम्हारी खुद की बुक्स है। तो ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस तुम्हारे पहले से बने हुए हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर यू। क्यों? उन्होंने उसी समय पे जब डेवलपर्स ने बनाए थे सोचा था दे आर इनोवेटिव माइंड। तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि खुद हम इनोवेटिव माइंड है, तो क्या है, हमारे आने वाली जनरेशन तो और भी ज्यादा इनोवेटिव माइंड होगी, वो खुद सोचेगी। जब ज्यादा सोचेगी तो ये फंक्शन उनके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, खुद के फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो खुद के फंक्शन बनाने की उन्होंने फैसिलिटी दी, वही यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने की एक फैसिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस दैट आर मेड बाय अस, मतलब यूजर मतलब प्रोग्रामर, दैट आर मेड बाय द यूजर आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं, तो नाम रखने का जो तरीका है, इट मस्ट बी अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के फंक्शंस जब आप बनाएंगे तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस के मैंने 2 कैटेगरी बताए। अब कैटेगरी में, फंक्शन की कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है जब भी कोई फंक्शन बनाते हो। आपको बोर्ड पे इस समय पे जो दिख रहा है, देखो सबसे पहले मैंने कहा था 3 चीजें चाहिए। एक लिखा है प्रोटोटाइप, दूसरा लिखा है कॉलिंग, और तीसरा लिखा है बॉडी। इस समय पे तीनों आपको दिख जरूर रहे हैं, लेकिन बॉडी का अभी पार्ट दिख नहीं रहा, मैं भी दिखाऊंगा। अब मैं लेके चल रहा हूं, सबसे पहले हम आ रहे हैं प्रोटोटाइप पे। तो आप जब बात प्रोटोटाइप की करेंगे तो प्रोटोटाइप का अपना एक सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, देखो बोर्ड पे मैं हूं इस समय पे, और मैंने यहां पे जो ये लिखा हुआ है
देखो यहां लिखा हुआ है ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स। तो कोई भी प्रोटोटाइप यानी कि कोई भी प्रोटोटाइप लिखा जाएगा तो उसका सिंटेक्स ये रहेगा। यानी कि रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप इज अ कीवर्ड विच इज रिटन बाय द यूजर। काय के लिए लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। सपोज इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू, तो हम यहां पे इंट लिखेंगे। अगर ये रिटर्न करेगा फ्लोट वैल्यू, तो हम यहां पे फ्लोट लिखेंगे। और अगर ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हम वॉइड लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे दिखा रखा है आपको। अभी मैं बात करूंगा इसके आगे अभी भी। और अभी फंक्शन नेम की बात करें तो फंक्शन नेम इज व्हाट? फंक्शन नेम इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ऐड, सब्ट्रैक्ट। जिस तरह का आप फंक्शन बनाएंगे उस तरह का नाम यहां पे रखेंगे। उसके बाद में आता है आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने सेट ऑफ पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स में लिखा है। आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, कितने भी टाइप के हो सकते हैं, जैसी जरूरत होती है आर्ग्यूमेंट लिखे जाते हैं। मतलब फंक्शन को क्या करना है, इन आर्ग्यूमेंट्स का अगर कोई यूज है तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं और सेमीकोलन पे इस प्रोटोटाइप का एंड हो जाता है। तो इट वाज द सिंटैक्स। देखो सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के बाद मैंने ये दो लाइनें और लिखी हैं जो रेड कलर में आपको दिख रही हैं। वो रेड कलर में जो लाइन है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोटाइप। मतलब मैंने यहां लिखा एग्जांपल, एग्जाम्पल, जिसमें दो एग्जाम्पल दिए। एक तो जिसमें रिटर्न टाइप मैंने वॉइड लिखा, मतलब दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, और शो उसका एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर लिखा है। मींस यहां पे कभी भी कीवर्ड नहीं लिखा जाएगा, जो ये चीज है, ठीक है ना। ये कभी भी ये नाम कभी भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर जरूर होगा लेकिन कीवर्ड नहीं होगा। अच्छा ब्रैकेट्स देखो इसके लिए खाली रखे हैं और इसके लिए भरे हुए हैं। इंट इंट लिखा है, मींस क्या है, दो इंटीजर पास होंगे जिनको ये जोड़ेगा। तो ये था प्रोटोटाइप, मैंने आपको समझाया। इसके बाद अभी आप आए कॉलिंग पे। देखो ये दोबारा से गलत टाइप हो गया है इसमें, मैं इसको हटा देता हूं। ये गलत टाइप हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कॉलिंग पे। अच्छा प्रोटोटाइप को आप डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, इसका एक और नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है ना, ये हो गया डिक्लेरेशन। देखो अगला टॉपिक है हमारा कॉलिंग। तो मैंने कहा ना तीन चीजें चाहिए, तो प्रोटोटाइप आपको समझ में आया कैसे नाम रखा जाता है। नाम रखने के बाद अब उसको कॉल भी करना होगा। जो चीज तुमने बना दी उसे यूज नहीं करोगे, जो यूज करोगे तो देखो बोर्ड पे लिखा है क्या, कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब इनवोकिंग, इसका दूसरा नाम है इनवोकिंग भी कहते हैं। तो देखो इनवोकिंग जो यहां पे लिखा हुआ है उसका जो सिंटैक्स है, पहली लाइन हमारी पर्पल में जो लिखी है वो क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या लिखा है, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स और सेमीकोलन। देखो बिल्कुल डिक्लेरेशन की तरह, प्रोटोटाइप की तरह, बट रिटर्न टाइप नहीं आता यहां पे, क्योंकि रिटर्न टाइप अगर किसी में रिटर्न हो रहा है तो इक्वल टू लगाते हैं और नहीं होता है तो एज इट इज छोड़ देते हैं। देखो फंक्शन नेम ऊपर जैसा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, मैंने यहां पे एग्जांपल में क्या लिखा है, एक तो शो लिखा है, एग्जाम्पल में एक तो शो लिखा है और एक इंट ऐड के जो ब्रैकेट में ये इंट इंट लिखे हैं, ये दोनों काट के मैं क्या करूंगा, इंट नहीं लिखूंगा, ये मैंने आपके लिए छोड़े थे। मैं यहां पे कोई वैल्यूज लिखूंगा, जैसे मानते हैं ऐड और 5,6 अगर आप लिख देते हैं तो 5 और 6 इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स जाके वहां पे क्या होंगे, वो जाके पेस्ट होंगे और इन पे एप्लीकेशन लगेगा और ये दोनों जुड़ेंगे। यहां पे आप वेरिएबल भी डाल सकते हैं, देखो ऐड और ब्रैकेट में x, y, इस तरह से अगर आप ये लिखते हो तो x और y की जो वैल्यू होंगी वो वहां पेस्ट होंगी और जाके काम में आएंगी। ठीक है, ये था हमारा कॉलिंग यानी कि इन्वोकिंग। अब तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज क्या आती है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूं बोर्ड को, देखो बॉडी। बॉडी का भी एक और नाम होता है, बॉडी का नाम होता है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन का भी फिर देखो मैंने सिंटैक्स की बात करी तो ये जो पहले लिखे हैं ये पर्पल कलर में, ये पूरा एक बॉडी का सिंटैक्स है। ठीक है, और रेड में जो लिखे हैं ये दोनों के दोनों मैंने एग्जाम्पल बनाए आपके लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल में और इसमें
समझाता हूं। रिटर्न टाइप देखो सिंटैक्स में पूरा का पूरा बिल्कुल आया प्रोटोटाइप की तरह, प्रोटोटाइप में जो था, लेकिन सेमीकोलन था, वहां यहां सेमीकोलन नहीं लगता, यहां सेट ऑफ ब्रेसेस लगता है, जिसके अंदर ये जो लिखे हैं ना, ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं, इसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अब इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में जो लिखे व्हाट जो हम करवाना चाहते हैं वो यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, शो फंक्शन है और ब्रैकेट्स खाली है, क्योंकि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिखा है, प्रिंटेबल। तो दिस फंक्शन जब भी कॉल किया जाएगा, दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, जब भी कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, ये एक वेलकम स्क्रीन पे लिखेगा। दूसरी बात, इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, मैं अभी इसमें कुछ समझा नहीं रहा हूं बॉडी कैसे बनती है, बट ये बता रहा हूं कि ये बॉडी, मैं ये नहीं समझा रहा कि रिटर्न कैसे होता है, वैल्यू पास कैसे होती है, वो तो अभी आगे आएगा, लेकिन ये फंक्शन की बॉडी कैसे बनती है ये मैंने आपको दिखाया। तो इसमें जिसमें आर्ग्यूमेंट पास होते हैं ये जा रहे हैं और अंदर जुड़ के और वैल्यू रिटर्न हो जा रही है। ये था अभी तक का जो मैंने आपको आज के लेक्चर में समझाना था। इसके बाद में अभी आपको मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, अगले लेक्चर में समझाऊंगा। विश यू गुड लक स्टूडेंट।